जय हिंद। जैसे कि हमारे ये जो दिवाली का सीजन होता है ना, फेस्टिवल, एक साथ लगातार 4-5 हमारे फेस्टिवल आ जाते हैं। दिवाली, छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, धनतेरस। इसी तरीके से इस मौसम में आ गए हैं लगातार 4-5 आईपीओ। अब 4-5 आईपीओ आ गए हैं, कोई सोलर सेक्टर से है, कोई भाई फूड डिलीवरी वगैरह वाला हो गया। तो इतना सारा कंफ्यूजन है लोगों में, और खासकर जिन पे लिमिटेड फंड है कि यार मैं 1 में लगाऊं, 2 में लगाऊं, 4 में लगाऊं, किस में लगाऊं, अलॉटमेंट होगी तो क्या लिस्टिंग गेन होंगे, अरे यार इसमें तो ये दिखाई दे रहा है, ये तो पूरा ओएफएस वगैरह निकल गया। बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है। इस बीच में अभी जब वारी का आईपीओ आया था, सोलर सेक्टर से बिलोंग करता था, तो उसने तो धमाकेदार 50-60% के गेन्स वगैरह बना कर दिए। अब वापस से एक और एसीएमई बोलो, एक्मे बोलो, अगर शॉर्ट फॉर्म वगैरह यूज करनी है, ये भी सोलर से, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, और ये भी वापस अपना आईपीओ लेकर आया है। अब लोगों के मन में बड़ा डाउट है, लगाएं या ना लगाएं, इसमें लगाएं या स्विगी वगैरह में लगाएं, किस वाले में लगाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज इसके एनालिसिस भी कर लेते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वार्ष्णेय, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में हम एक और आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, जहां पर हम पहले उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इशू है, क्या बैलेंस है या नहीं है। फिर उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स वगैरह देखेंगे, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, और फाइनली किसी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो रहा, किसी के साथ ये क्लैश तो नहीं हो रहा आईपीओ, और लगाना है या फिर नहीं लगाना। चलिए एक काम करते हैं, डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, स्विगी के आईपीओ का एनालिसिस भी डाल दिए, 50,000 व्यूज इस पे गए। सेजिलिटी आईपीओ के एनालिसिस भी डाल दिए हैं मैंने। दिवाली के मल्टी बैगर पिक्स दिए। कैन यू बिलीव, मैंने सुबह डाला था, मुहूर्त ट्रेडिंग में एक स्टॉक था जो 20% सर्किट पे लॉक था। ये वीडियो जाकर अभी भी देख सकते हो, देर नहीं हुई है, सारे स्टॉक अभी भी बाय कर सकते हो। चलिए चलते आईपीओ टेबल की तरफ। आईपीओ टेबल की बात करें तो वारी लिस्ट हो गया, दीपक हो गया, गोदावरी हो गया, एफकॉन सब लिस्ट होने वाला है। गोदावरी की बात करूं तो यहां पर मैंने ये भी देखो, यहां पर बोला था एज मेंशन इन वीडियो नॉट अप्लाइंग, रीजन हम लोगों ने इसके फंडामेंटल्स देखे, एंड दैट लिस्टेड विद 12% लॉस में गया। देखो यही रीजन होता है नॉलेज लेने का। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है, आप 5 मिनट लगाओगे, 7 मिनट लगाओगे, पर ये जो 12% लिस्ट लॉस पर होते हैं, वो आपका पैसा बच जाएगा। चलिए आज देखेंगे किसके, तो बोर्ड पर हम लोगों ने सेजिलिटी की वीडियो देख ली, स्विगी की डाल दी, तो अब बारी आ रही है एसीएमई यानी एक्मे सोलर की। नीवा बूपा का 7-11 ये वो प्राइस बैंड आ रहा बाकी है, जैसी प्राइस बैंड आता है इस पर भी मैं वीडियो वगैरह डाल दूंगा। और इन चारों का, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट देखोगे तो यहां पर ब्रैकेट सेम है, 5-7, 6-8, 6-8, 7-11। तो यहां पर प्रोबेबली एक बारी को इसके फंड अवेलेबल हो जाए, इन दोनों के प्रोबेबली नहीं होंगे फंड अवेलेबल। तो कंफ्यूजन के लिए दूर करने के लिए, आई शुड से कंफ्यूजन दूर करने के लिए, मैं कंपैरेटिव वीडियो भी इसके बाद डालने वाला हूं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2015, हार्डली 9 साल पुरानी कंपनी है। एक्मे सोलर, दो बार सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड इज एन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। द कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड, हवा उड़ता ही चलो, और सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य देव। मतलब देखो, जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है, जो गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है, राइट, कि भैया सोलर लगाओ, विंड मिल वगैरह से बिजली प्रोड्यूस करो, क्योंकि नेवर एंडिंग सोर्सेज हैं ये सारे, राइट। तो यहां पर ये खुद उन मेथड से बिजली बनाते हैं और बिजली आगे बेचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। The company specializes in the development, construction, ownership, operation, maintenance of large-scale renewable energy projects वगैरह भी लगा के देते हैं दूसरी कंपनी वगैरह को। फिर उसके बाद ये सब किस को बेचते हैं, बाय सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वेरियस कस्टमर्स, यानी कि एमएनसीज वगैरह हो गई, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह वाले हो गए, इंक्लूडिंग प्लांट सपोर्टेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वगैरह। तो गवर्नमेंट को तो वापस देते ही देते हैं, प्लस बाकी एमएनसीज वगैरह को भी बेचते हैं। अब यहां से एक चीज समझ आ गई क्लियरली, वो चीज ये है कि जब आप गवर्नमेंट को कोई चीज बेचते हो ना, तो प्रॉफिट की उम्मीद बिल्कुल मत करना। रीजन ये है, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई देख, तेरे को करना है तो कर, वरना मेरे पास तो
आरबीआई बैठी है, मैं जितना पैसा चाहूं छाप सकती हूं और मैं जब चाहूं अपनी खुद की प्लांट वगैरह लगा सकता हूं। सिंपल सा आंसर ये है, ये बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑर्डर बुक अच्छी होगी, पेमेंट्स भी हो सकता है आपके टाइम वगैरह पे हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप टेंडर भरोगे, टेंडर में आपको सबसे कम कोट करना पड़ेगा। अब जब आप कोट कम करोगे तो प्रॉफिट कहां से? नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। As of March 24, the company had a total operational project capacity of 1320 मेगावाट। ये तो ऑलरेडी इनकी चल रही थी, टोटल ऑपरेशनल है, ठीक है, इन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। इन एडिशन इट हैड अ कॉन्ट्रैक्टेड प्रोजेक्ट कैपेसिटी ऑफ 1650 मेगावाट। ये प्रोजेक्ट कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे रखा था जो इनके अंडर था, कंप्राइजिंग ऑफ 1500 मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट, और ये दोनों मिलाकर इन्होंने बता दिया ब्रेकअप प्रोजेक्ट कितना था, ठीक है। The awarded project capacity under construction amounted to 1380 मेगावाट। तो मैं तीनों लाइनों का मतलब समझाता हूं। 1320 जो है ये इनके अंडर है, खुद के अंडर है। जो 1650 है ये इन्होंने भी आगे पास ऑन कर रखा है, यानी सब लेटिंग कर रखा है, ऐसे समझते हैं। और आगे जो इनका कंस्ट्रक्शन में अभी है वो 1380 है, मतलब इससे भी डबल है जो करंट कैपेसिटी पर है, मोटा मोटा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कंप्लीट एक्सटेंसिवली लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोलर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया। इन हाउस टीम है, ईपीसी, ऑपरेशनल और मैनेजमेंट वगैरह। लॉन्ग टर्म स्टेबल कैश फ्लोज है, वो तो अभी नीचे से पता लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये लाइन तो मैंने बोल दी। एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेज, अच्छा ओके, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी काफी सारा डेट ले रखा है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट डेट्स पर आते हैं, बट उससे पहले एक दो कमेंट्स देख लेते हैं बिजनेस मॉडल पे। देखिए सेक्टर वाइज की बात करें तो सेक्टर वाइज तो डेफिनेटली अच्छा है, गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट कर रही है, वारी वगैरह को भी देखा। बट यहां पर मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? मेन प्रॉब्लम यह है ये सोलर नहीं बेचते। आप अगर सोचो वारी जो है वो सोलर बेचता है, ये सोलर से बिजली बनाते हैं और ये बिजली बेचते हैं। प्रॉब्लम ये है ये बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी उस काम में बेचने में है, सोलर वगैरह बेचने में नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं है। ऊपर से बात करी जाए, कैपेसिटी तो डेफिनेटली देखकर काफी अच्छी लग रही है, और फिर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखते हैं कि भाई किससे क्लैश हो रहा है, वैल्यूएशंस क्या है। बट उससे आगे बढ़ने पहले से ना एक चीज समझते हैं, लोग हर बार ये पूछते हैं सर मैं कौन सा डीमैट वगैरह कहां पर अकाउंट ओपन करूं जहां पर मुझे सब कुछ एक ही ऑन द बोर्ड प्लेटफॉर्म वगैरह पे मिल जाए। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी काफी बार डिस्कस किया था, जिसके लिए मैं प्रेफर करता हूं शून्य का प्लेटफॉर्म। शून्य के प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? एज द नेम सजेस्ट, शून्य यानी कि जीरो, जीरो स्टैंड फॉर कि भाई ये कोई ब्रोकरेज वगैरह चार्ज नहीं करते हैं। जैसा यहां पर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कमीशन फ्री फॉर एवर। किस किस के लिए? स्टॉक्स, मान लो अगर आपको इक्विटी में ट्रेड करना है तो भी जीरो ब्रोकरेज है, एफएनओ ट्रेड करना है, ईटीएफ लेना है, बॉन्ड्स लेना है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वगैरह में डालना है, वहां पर बिंदास वगैरह आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, जीरो ब्रोकरेज फीस ऑन ऑल इंट्राडे। आपको इंट्राडे करना है इंट्राडे करो, डिलीवरी करना है डिलीवरी, इक्विटी कैश, एमसीएक्स, एफएनओ, जिसमें भी ट्रेड करना है बिंदास ट्रेड करो, यहां पर जीरो ब्रोकरेज फी है। तब आप सोच रहे होंगे कि यार जीरो ब्रोकरेज फी है तो ये हैवी एमसी वगैरह चार्ज करते होंगे साल के एंड वगैरह में। तो यहां पर ये क्या बोलते हैं? यहां पर बोलते हैं जीरो सेटअप अकाउंट फीस एंड ओपनिंग जीरो एएमसी चार्जेस। जीरो ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट और एएमसी भी जीरो है, वो भी फ्री है। अच्छा, और क्या फीचर्स है यार इनके? कॉल एंड ट्रेड भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं जहां पर मेरे पास अच्छा स्पीड वाला नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहा, राइट, या मुझे ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए कोई हेल्प चाहिए, ग्लिच वगैरह आ रहा है, तो यहां पर आप कॉल करके आराम से ट्रेड भी कर सकते हो। इनकी जो डेजिग्नेटेड टीम है वो आपको हेल्प भी करेगी, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, यहां पर भी जीरो चार्ज ही है। उसके बाद और क्या बोलते हैं? क्लियरिंग फीस जीरो है। अब देखो क्लियरिंग फीस जीरो का बेनिफिट क्या होता है? जब ब्रोकरेज जीरो हो गया तो यहां पर ब्रोकरेज पे जो चार्जेस लगते थे मेरे, वो भी मुझे सेव करेगा। ये कैसे? ये मैं आपको एक काम करता हूं, कैलकुलेटर की हेल्प से यहां पर एक्सप्लेन करके बताता हूं। यहां पर इन्होंने कैलकुलेटर दिया हुआ है, चेक योर सेविंग्स विद आवर ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर आ गया। तो एक काम करते हैं, जैसे भी जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लेते कि हम लोग रिलायंस में भी बोनस वगैरह आया, तो मान लेते किसी का मन है कि यार मैं रिलायंस बाय कर लेता हूं, अब कम प्राइस पर है, पहले 2700-2800 पर था, अब वो 1350-1400 रुपए के आसपास है। तो मान लेते हैं कि मैं रिलायंस के ज्यादा नहीं 50 शेयर बाय करता हूं, 50 शेयर सेल करता हूं, तो हम यह कैलकुलेट करके देखते हैं क्या टर्नओवर हमारा निकल कर आता है। अब मान लेते हैं हम लोगों ने रिलायंस की बात करी, तो रिलायंस मैंने 1400 रुपए में बाय करा, 1450 रुपए में मैंने सेल कर दिया, 50 मेरे क्वांटिटीज वगैरह थे, ठीक है। अब यहां पर बेस्ट पार्ट क्या है वो देखना जरा।
टर्नओवर मेरा कितना हुआ, यहां पर मेरा टर्नओवर आ गया 1,42,000 के आसपास, ठीक है। ब्रोकरेज जीरो, जिस पर एसटीटी जो गवर्नमेंट अपना लेती है वो 18 रुपए लगी, ट्रांजैक्शन चार्जेस 4 राउंड ऑफ टू 5 रुपए, अदर चार्जेस जीरो, क्लियरिंग चार्जेस जीरो। तो ये जो अदर चार्जेस बच रहे हैं ना, अब इसका ड्यूअल बेनिफिट क्या है, यूजुअली जो आजकल चल रहा है वो 20 रुपीज पर ऑर्डर वगैरह चल रहा है, तो पहले 20 रुपए में दूंगा, फिर उसके बाद उस 20 रुपए अदर चार्जेस वगैरह दूंगा, राइट। देखो जो टैक्सेस वगैरह है, यानी कि जो हम लोग यहाँ एसटीटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट लेगी ही लेगी, बट मैं अपनी ब्रोकरेज बचा सकता हूं, और ब्रोकरेज में जो चार्जेस लग रहे हैं वो मैं बचा सकता हूं यहां पर। तो यहां पर एक चीज समझ के आई कि ब्रोकरेज मेरी बच गई, फिर उसके बाद मेरे अदर चार्जेस बच गए, क्लियरिंग चार्जेस वगैरह बच गए, जहां पर मैं दे ही पूरे 20 रुपए प्लस एडिशनल रहा था, यहां पर मोटा मोटा 20, 22, 24 रुपए के आसपास लग रहे हैं। तो यह सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे शून्य का। प्लस यहां पर इन्होंने एक और क्या चीज टॉप पे लिखी हुई है, डेटा पावर्ड सिग्नल बेस्ड एनालिसिस। ट्राई करते हैं, तो यहां पर ट्राई करा तो ये क्या क्या बोलते हैं, एक्सेस एआई पावर्ड, आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बोलते हैं एक्सेस एआई पावर्ड सिग्नल बेस्ड एनालिसिस। तो यहां पर ये आपको मान लेते हैं मुझे रिलायंस के बारे में जानना है, तो रिलायंस के बारे में ये एनालिसिस आपको करके बताएगा, टेक्निकल वाइज, फंडामेंटल वाइज, इंडिकेटर, न्यूज वगैरह जो भी चीज आई है मार्केट में, तो ये उसके बारे में आपको एल्गो से बताएगा कि भाई इस टाइम पे रिलायंस का क्या एनालिसिस है, 6 महीने तक के प्रोजेक्शन वगैरह करके बताता है। हीट मैप बताता है कि भाई मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, कितने प्रॉफिट वाले हैं, कितने लॉस मेकिंग वाले चल रहे हैं, इस टाइम पे मार्केट की स्ट्रेंथ वगैरह क्या चल रही है। तो सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, मोबाइल ऐप है, प्लेटफॉर्म वगैरह भी है, वेब वगैरह का कुछ इस तरीके से। ये सबसे बेस्ट फीचर लगा कि आप ब्रोकरेज तो सेव कर ही सकते हो, उस पर अदर चार्जेस भी सेव कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेटर वगैरह में देखा, सारे सेगमेंट्स वगैरह में इक्विटी, एफएनओ, जीरो ब्रोकरेज, जीरो एमसी। तो शून्य का जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप जाके अभी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और काफी सारा ब्रोकरेज, उस पे जो चार्जेस है वो भी बचा सकते हो। चलिए वापस आते हैं अपने आईपीओ एनालिसिस पे। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या सामने आया कि भाई 6 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 8 नवंबर यानी 3 दिन आईपीओ रहेगा, फिर उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, 11 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, 12 तारीख को रिफंड्स और शेयर्स, और फाइनली 13 नवंबर को ये यहां पर लिस्ट होने वाला है। सेम कैटेगरी यहां पर स्विगी के साथ है, 6, 6, 8, 8, 13, 13, ये दोनों आईपीओ अपने आप में ही क्लैश हो रहे हैं। ऑलराइट, जरा वैल्यूएशंस दिखाइए, वैल्यूएशन वाइज क्या लेकर आए हो। तो बोलते हैं फेस वैल्यू 2 रुपए है, स्विगी की और 1 रुपए है, प्राइस बैंड 275 टू 289। अगर अप्लाई करना है तो 289 पे, जो लोग 288.9, 288 या 290, सब गलत, सब गलत है। ओनली सिंगल है 289, एंड आई एम प्रिटी श्योर आगे जाकर जैसे एसएमई आईपीओ में ऑलरेडी सिंगल बैंड आना शुरू हो गया है, मेन बोर्ड में भी आगे जाकर सिंगल बैंड ही आया करेगा। 51 लॉट्स का एक शेयर्स बंडल बनाया हुआ है। अब आते हैं कितना उठा रहे हो, कितना घर लेके जा रहे हो। ये बोलते हैं कि हमें 2900 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 2395 राउंड ऑफ टू 2400 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू है। ये पैसा हम घर पे डालेंगे, कंपनी पे डालेंगे, यानी कि समवॉट अराउंड 82% के आसपास, और सिर्फ ऑफर फॉर सेल हमारा छोटा सा है 500 करोड़ का, 18%। बैलेंस रेशियो है, अच्छा रेशियो है, समझ आता है कि मेजर जो पैसा है वो कंपनी में जाएगा। किस लिए, वो नीचे देखते हैं। नेक्स्ट, क्यूआईबी को देने वाले हैं 75% के आसपास, रिटेल को 10% देंगे, प्रोबेबली एक आधी बार लॉस किया होगा इसलिए। एचएनआई को 15 तक ही देने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। रिटेल वालों को एक लॉट मिलेगा 14,739 के आसपास, और 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन अगर आपकी जाती है तो ऑटोमेटिकली वो एचएनआई कैटेगरी पिक कर लेता है। एचएनआई के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, कोई लॉक इन नहीं है, बिंदास बाय करो, बिंदास सेल करो, पार्शल बुक करना है पार्शल करो, पूरा करना है पूरा करो। ऑलराइट, प्रमोटर के पास 100% होल्डिंग है, मतलब एक तो इस तो क्लियर है, जो 500 करोड़ है वो किसकी जेब में जा रहे हैं, वो प्रमोटर की जेब में ही जा रहे हैं। ऑलराइट, फाइनेंशियल दिखा दो भाई, कितना कमाते हो, कितना गवाते हो। फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर, एक क्वार्टर पता नहीं लोगों को क्या हो गया, एक ही क्वार्टर दे रहे हैं, जबकि 2 क्वार्टर को खत्म हुए भी 1 महीना हो गया। मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखते हैं। एसेट्स 10,800, 12,100, 13,400, 13,900। एसेट्स की ग्रोथ बहुत फास्ट है, ये तो मानना पड़ेगा। रेवेन्यू यानी सेल्स
1500, डिप हुआ 1360, जबकि इस बीच कोई कोविड वगैरह नहीं था। और भैया इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। 1460 और अभी है 340, 340 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 340 340 यहां पर हो गया 68, 68 68 करो तो भी समवट अराउंड 1500 के आसपास ही आएगा। 1500 भी वैसे पूरा नहीं हो पाएगा। चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1562 करोड़ पे जब कमाते हो तो 62 करोड़ हाथ में बचता है, 3% मार्जिन। एक बार लॉस में गए, सेल्स डिप हुई तो यहां पर लॉस भी आ गया। ठीक है, लॉस क्यों आया वो भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। फिर उसके बाद 1460 करोड़ की सेल्स पे सीधा 700 करोड़ का प्रॉफिट, 47% पैट मार्जिन। क्या अप एंड डाउन रोलर कोस्टर वाले फाइनेंशियल्स हैं। यहां पर 3% मार्जिन है, यहां पर 3% भी लॉस में हो, और यहां पर सीधा 47%, ऊपर आसमान से पैसा टपक गया एकदम से। ऐसा क्या बेच दिया भाई। नेक्स्ट, फिर उसके बाद 340 से अभी सिर्फ 1% मार्जिन भी नहीं है, 0.3% है। मल्टीप्लाई बाय 4 भी करोगे तो 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनने वाला। फाइनेंशियल्स एज ऑफ नाउ तो बहुत ही अप एंड डाउन लग रहे हैं, स्टेबल नहीं है। चलो रिजर्व्स 1100, 1100, 1800 सीधा जंप आया, यही वो प्रॉफिट का जंप है, और 1800 स्टेबल है। बोरोइंग समझते हैं जरा, 7500 करोड़ की बोरोइंग, वो 86 बढ़ गया, 82 थोड़ा सा डिप आया, फिर उसके बाद 93। अब देखो यहां पर लॉस क्यों आया। इस साल में जब आप इंटरेस्ट पे करते थे, जो इंटरेस्ट जाता था वो जाता था मान लेते 10%, तो यहां पे इंटरेस्ट जाता था 750 करोड़ रुपए का। यहां पर जो इंटरेस्ट जाएगा वो 865 करोड़ का। क्यों? क्योंकि बोरिंग्स बढ़ गई। ये रीजन है लॉस का। थोड़ा बहुत यहां पर बचा भी लिया कि बोरिंग्स रिड्यूस कर दी, और फिर वापस से यहां पर इनकी बोरिंग्स वगैरह बढ़ गई, जो लास्ट 4 साल में हाईएस्ट है। 9000 करोड़ का डेट है, बहुत ज्यादा है। कंपैरेटिव टू रिजर्व्स 6 टाइम्स आपकी बोरोइंग्स है, विच इज डेफिनेटली नॉट गुड। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो इंटरेस्ट में जा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2% बिल्कुल बेकार। डेट टू इक्विटी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। RONW रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट नील। प्राइस टू बुक वैल्यू 7 टाइम्स हाई है। पैट मार्जिन नील। नेक्स्ट, पैसा किस लिए उठा रहे हो? रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल और अ पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स। पहले मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, आप कंपनी में लेके जा रहे हो 2400 करोड़, बोरोइंग्स आपकी है यहां पर 9000 करोड़, तो भाई फुल में कैसे दोगे? 2400 करोड़ से 9000 करोड़ कैसे पे करोगे? रीपेमेंट इन फुल तो होगा ही नहीं, पार्ट में ही होगा ना। क्या ये लाइन लिखने का मतलब ही समझ नहीं आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। फाइनल वर्डिक्ट समझते हैं। नंबर 1, OFS ऑफ फ्रेश इश्यू जो है वो बैलेंस नजर आ रहा है। नंबर 2, प्रमोटर के पास ही सारी होल्डिंग्स हैं, ये भी अच्छी बात है। नंबर 3, एसेट्स बढ़ रहे हैं, बट एसेट्स क्यों बढ़े? क्योंकि बोरोइंग्स भी बढ़ी वहां पर। फाइनेंशियल्स अप एंड डाउन लग रहा है, एक साल में प्रॉफिट है हल्का सा, एक साल में लॉस है, एक साल में सीधा 47% है, वापस गायब वगैरह हो गया। ये थोड़ा सा डगमगाई हुई फाइनेंशियल्स वगैरह नजर आ रही है, ये चीज तो स्टेबल है। नंबर 2, बोरिंग्स रिड्यूस करोगे, मान लेते हैं सारा पैसा जो आप 2400 करोड़ उठा रहे हो उसे बोरिंग्स रिड्यूस करोगे तो आगे वाले 2-3 क्वार्टर अच्छे हो जाएंगे। हाँ, कैपेसिटी बढ़ा रहे हो प्रोजेक्ट्स की, वो बहुत अच्छी चीज है। गवर्नमेंट आपकी एक समझ आता है, जिन आई शुड से कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है या आपके बायर वगैरह जो आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बेचते हो, वो भी बहुत अच्छी चीज है। बट ट्रबल कहां है? ट्रबल है यहां पर निगाहें जो है लोगों की वो स्विगी पर ज्यादा है कंपैरेटिव टू दिस। हाँ, एक अच्छी चीज है, सेक्टर अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपका सेक्टर सोलर बेचना नहीं है। आप घर घर जाके सोलर नहीं बेच रहे जिसमें मार्जिन वगैरह अच्छा है। आप सोलर से बिजली बना रहे हो और आप बिजली बेच रहे हो, तो बिजली में मार्जिन कम है क्योंकि गवर्नमेंट उससे ही खरीदती है। ओवरऑल बात करी जाए, अगेन बाकी दोनों आईपीओस के वर्डिक्ट वगैरह भी देख लेना। सेफ ट्रेडर हो, अवॉइड करो। क्यों? फाइनेंशियल्स अप एंड डाउन है, हेवी डेट वाली कंपनी है, सबसे बड़ी बात मार्जिन्स वगैरह नहीं है। रिस्की ट्रेडर हो तो सेक्टर को देखकर एक आधा लॉट ही अप्लाई किया जा सकता है, फुल फोर्स में अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी आईपीओस वगैरह भी आ रहे हैं, तो उन पर डाइवर्सिफिकेशन वगैरह डेफिनेटली करना पड़ेगा। यह था एक फेयर व्यू ACME सोलर कंपनी के आईपीओ का। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड यस, जैसे मैंने शून्य के बारे में बताया,
बताया, जिसका अकाउंट ओपनिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ब्रोकरेज के साथ साथ आप उसके जो अदर चार्जेस वगैरह हैं वो भी काफी सारे बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।